नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन सहायकाचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा आप सभी का एक बार फिर राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की इस यूट्यूब श्रृंखला में हम बात कर रहे थे सील के साक्ष्य के बारे में, आज हम बात करेंगे ऑफ ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य के विषय में। सामान्यतः साक्ष्य को दो भागों में बांटा है, एक तो मौखिक और एक दस्तावेजी। तो धारा 59 और 56 मौखिक साक्ष्य के बारे में बताती है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना और मौखिक साक्ष्य किस प्रकृति के होने चाहिए। धारा 59 कहती है कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। और धारा 60 कहती है कि मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में चाहे कैसी भी हो प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अर्थात यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है तो उस व्यक्ति का एविडेंस मौखिक ग्राह्य होगा जिसने वो मर्डर करते हुए देखा। यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है जो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना। इसी तरह यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या अन्य रीति से बोध हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया। यदि वह किसी राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय आधारित है के बारे में है तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों को धारण करता है, उस आधार पर धारण करता है। परंतु विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली पुस्तकों में अभिव्यक्त है और वे आधार जिन पर ऐसी राय धारित है, यदि रचयिता मर जाता है या मिल नहीं सकता या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्त समझता है साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किया जा सकेंगे। परंतु यह भी यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज़ के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि ठीक समझे तो ऐसी भौतिक चीज़ का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। सारांश में समझते हैं कि धारा 59 कहती है कि दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे। वही धारा 60 कहती है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। धारा 60 अनुश्रुत साक्ष्य का अपवर्जित करती है। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए, इसके साधारण नियम है। इसकी कुछ अपवाद है कि वो प्रत्यक्ष ही हो। जैसे विशेषज्ञों की राय जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्तावित की जाने वाली पुस्तकों में अभिव्यक्त है और वे आधार जिन पर वह ऐसी राय आधारित है, यदि रचयिता मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ है या उसकी उपस्थिति इतनी विलंब और व्यय के बिना नहीं हो सकती जितना न्यायालय उपयुक्त समझता है तो साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे। मतलब यहाँ मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं है। और यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेजों से भिन्न किसी भौतिक चीज़ के अस्तित्व या दशा के बारे में है तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसी भौतिक चीज़ का निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा। इसी तरह किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के विषय में मृत्युकालिक कथन उस व्यक्ति के मरने के बाद उस दशा में ग्राह्य है जब उस व्यक्ति के मृत्यु के कारण विवादक तथ्य हो। इसी तरह कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया किसी व्यक्ति का कथन। इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 जिसमें यह अधिनियमित है कि सेशन न्यायाधीश सविवेक अनुसार संहिता के अध्याय 18 के अधीन अभियुक्त की उपस्थिति में सम्यक रूप से अभिलिखित किए गए साक्ष्य के साक्ष्य को उस मामले में मुख्य साक्ष्य के रूप में मान सकेगा, चाहे धारा 33 में दी गई शर्तों का कोई भी पूरा न हो। इसके बाद बात करते हैं अनुश्रुत साक्ष्य हेयर्स एविडेंस। अनुश्रुत साक्ष्य के अंतर्गत ऐसा साक्ष्य आता है
जिसको साक्षी व्यक्ति या ओब्लिक व्यक्ति ने न तो स्वयं अनुभव किया, न स्वयं ने देखा, न सुना। ऐसा साक्षी जो साक्षी के स्वयं की जानकारी का न होकर अन्य से प्राप्त या सुना हो। दूसरे शब्दों में साक्षी ये कहता है कि जो कथन उसने किया है उसकी जानकारी उसे दूसरे व्यक्ति ने दी, अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। टेलर मोदी इस संबंध में बताते हैं कि अनुश्रुत साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जिसका महत्व केवल साक्षी की स्वयं की विश्वसनीयता से ही व्युत्पन्न होता है, व्युत्पन्न नहीं होता, अपितु जो अंशतः किसी अन्य व्यक्ति की सत्यवादिता और असक्षमता पर निर्भर करता है। मतलब अनुश्रुत साक्ष्य वह साक्ष्य जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है। अनुश्रुत साक्ष्य को अपोजिट करने के आधार है, जैसे अनुश्रुत साक्ष्य देने वाला व्यक्ति अपने साक्ष्य की शुद्धता के बारे में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं लेता। दूसरा, दोहराने के दौरान कथन को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसको बिगाड़ना या उसे घटाने की संभावना रहती है। लेकिन अनुश्रुत साक्ष्य भी ग्राह्य है। इसके कुछ अपवाद है। कब ग्राह्य है? वे कथन जो सामान्य तथ्य हैं, जैसे धारा 6 रेस जस्टे, स्वीकृतियाँ और संस्वीकृतियाँ धारा 18 से धारा 24, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता धारा 32 और 33, लेखा बहियों और लोक दस्तावेजों की प्रविष्टियाँ धारा 34 और 35, मृत्युकालिक कथन धारा 32 और धारा 60 का। परंतु उपयुक्त परिस्थितियों में अनुश्रुत साक्ष्य सुसंगत तथा ग्राह्य होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी सत्यता पर विश्वास किया जा सकता है।